वालेकुम। जूम पर आवाज आ रही है? आ रही है सर। आप भी जरा कुछ कह कर देख लें। आपका मैसेज तो आ गया। आप लोगों की आवाज यहाँ आ रही नहीं आ रही, ये भी चेक कर लें। यस सर, आ रही है। ठीक है, थैंक यू। हैंडआउट शेयर किए थे ग्रुप पर, सरसन ने भेजे हैं, तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हैंडआउट एक्सेस कर लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। जी क्या कह रहे हैं? बोलो बोलो। बोलो बोलो। नहीं बोलो। सैलरी से हमें स्टार्ट करना था। ठीक है, जो हमारा बेसिक इनकम टैक्स का एरिया हम पढ़ेंगे सैलरी। इतना सा नहीं, और भी है बहुत कुछ इसमें। अक्रूवल बेसिस और रिसीट बेसिस पढ़ा है आपने? पढ़ा है? अक्रूवल बेसिस और रिसीट बेसिस पढ़ा हुआ है? अक्रूवल पढ़ा है? कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस? नहीं पढ़ा? थोड़ा सा नहीं, मैं बता दो देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा है वैसे? अकाउंटिंग दो तरह की होती है, एक होती है अक्रूवल और एक होती है कैश बेसिस। ठीक है, अक्रूवल बेसिस जो है ना वो अकाउंटिंग है रिसीवेबल या पेएबल वाली। ठीक है, क्या होती है इसको भी डिस्कस करते हैं। और जो कैश बेसिस है वो होती है कैश अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे कि अभी क्या डेट है, आज मार्च है, 19 मार्च 2022। ठीक है, कंपनी का ईयर एंड होता है, अज्यूम कर रहे हैं 31 मार्च 2022। अब जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, गैस के बिल हैं या और बहुत सारे बिल्स हैं, वो जो मार्च के पीरियड के होंगे वो रिसीव कब होंगे? अप्रैल में रिसीव होंगे ना। मंथ खत्म होगा उसके बाद रिसीव होंगे। लेकिन कंपनी जो है उसने बिजली यूज कर ली, गैस यूज कर लिया, पानी यूज कर लिया और ईयर एंड भी हो गया। तो जब कंपनी अपने फाइनेंशियल बना रही होगी, अकाउंट्स बना रही होगी कंपनी, उस वक्त कंपनी को देखना होगा कि आज तक के मेरे कितने एक्सपेंसेस हैं, आज तक की मेरी कितनी इनकम है। ठीक है, तो अब एक्सपेंसेस कैसे असरटेन कर सकेगी कंपनी, उसके दो तरीके हैं, एक अक्रूवल बेसिस, एक कैश बेसिस। ठीक है, कंपनी कहे कि मैं कैश बेसिस फॉलो करूं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि जब आपको बिल मिल जाए, आप उसकी पेमेंट करें, तब आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करें। जो कि टेक्निकली गलत होगा ना, इसलिए कि आपने बिजली यूज कर ली, गैस यूज कर लिया, कंपनी ने पूरा महीना यूज किया, 31 तारीख हो गई, ईयर एंड हो गया, उसका बिल नहीं आया तो कंपनी ने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया। सही है, टेक्निकली कंपनी को इस पीरियड का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि जो अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन दें कि जितना कंपनी का एक्सपेंस हो चुका है कंपनी उसको रिपोर्ट करे। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, अगर ये बिल बाद में भी आया या नहीं आया इस डेट तक, क्लोजिंग की डेट तक, तो कंपनी अक्रूवल बेसिस पर एक एस्टिमेटेड अमाउंट रिकॉर्ड कर लेगी। ये कहलाता है अक्रूवल बेसिस। कि आप लायबिलिटी उस वक्त रिकॉर्ड करें जब वो ड्यू हो जाए। अगर 31 मार्च तक आपने गैस बिजली यूज की है तो इसका मतलब अब आपको पे करना पड़ेगा ना, ड्यू हो गया। सही है, या अगर आपने किसी को गुड्स बेची है, सेल की है 31 मार्च को, सेल कर दी और आपकी टर्म है कि वो आपको पेमेंट करेगा आफ्टर 1 मंथ, तो क्या आप उसको सेल दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? अगर आप कैश बेसिस फॉलो करेंगे तो नहीं दिखाएंगे, इसलिए कि अभी तक आपको पैसे नहीं मिले। अगर आप अक्रूवल बेसिस फॉलो करेंगे, जो कि ज्यादातर फॉलो हो रहा होता है, तो आप इसको सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, सेल्स टू बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। ठीक है, आप इसकी सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, इसलिए कि आपने किसी को डिलीवरी कर दी, गुड्स दे दिए,
अब आपका राइट बन गया है पैसे मिले उससे, ठीक है, राइट टू रिसीव पेमेंट आपका बन गया है। क्लियर है? आप अगर कैश बेसिस फॉलो करेंगे तो जब वो आपको पैसे देगा तब आप सेल रिकॉर्ड करेंगे, जो कि बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी जगहों पे इसको डिस्करेज किया जाता है। इसलिए कि ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन कब होगी? जब राइट टू रिसीव या राइट टू पे की बेसिस पर आप सेल या पेबल या एक्सपेंस रिकॉर्ड करें। भाई एक्सपेंस हो तब भी रिकॉर्ड करें, इनकम हो तब भी रिकॉर्ड करें। क्लियर है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी आप देखेंगे कुछ चीजें टैक्स होंगी रिसीट बेसिस पर, कुछ चीजें होंगी अप्रूवल बेसिस पर। ठीक है, अभी हमारा जो एरिया है, सबके पास जूम पर हैंडआउट है ना? ठीक है, हैंडआउट में आ रहा है बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ सैलरी। सैलरी के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कहता है? सैलरी इज टैक्सेबल इन अ टैक्स ईयर ऑन रिसीट बेसिस। जब मिलेगी तब टैक्स होगी, नहीं मिलेगी तो टैक्स नहीं होगी। ठीक है, जब तक नहीं मिलेगी तब तक टैक्स नहीं होगी, जब मिलेगी तब टैक्स होगी। टैक्स ईयर पढ़ा है आप लोगों ने? नॉर्मल टैक्स ईयर स्टार्ट होता है जुलाई और खत्म होता है जून में। ठीक है, किसी ने अगर रिसेंटली जॉब स्टार्ट की, किसी कंपनी में लगा, उससे पहले वो किसी कंपनी में नहीं था, उसने कंपनी ज्वाइन की जुलाई में, 1/7/21 में, 1 जुलाई 2021 को कंपनी ज्वाइन की। ठीक है, और उसकी सैलरी है 1 लाख। जब उसका ईयर एंड होगा, टैक्स ईयर एंड होगा 30 जून 2022, तो इस पूरे साल में उसकी कितनी सैलरी इनकम होगी जिस पर उसको टैक्स देना होगा? कितनी होगी? 12 लाख। अगर कंपनी की पॉलिसी ये है कि जब महीना खत्म हो जाएगा जुलाई का, और जब महीना खत्म हो जाएगा अगस्त का, इसी तरह सितंबर का, हर महीने के खत्म होने के बाद अगले महीने की 2 या 5 तारीख को सैलरी अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। सैलरी टू बी क्रेडिटेड विद इन 2 days ऑफ मंथ एंड। मंथ एंड हो गया, उसके बाद अगले 2 दिन बाद सैलरी मिलेगी एम्प्लॉय को। सही है, पूरा महीना एम्प्लॉय ने काम किया, तो उसके महीने के खत्म होने के बाद 2 दिन के बाद या दूसरे दिन एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी। इस केस में इस बंदे की कितनी सैलरी इस साल में टैक्स होगी? कितनी होगी? 11 लाख। इसलिए कि जुलाई की मिलेगी अगस्त में, अगस्त की मिलेगी सितंबर में, सितंबर की मिलेगी अक्टूबर में, एक एक महीने की सैलरी अगले महीने मिलेगी। ठीक है, तो अगर उसने जुलाई में काम स्टार्ट किया तो जून तक टोटल 12 महीने होंगे। ठीक है, लेकिन सैलरी कितने महीने की मिलेगी? 11 मंथ्स। सही है, 11 महीने के हिसाब से कितना टैक्स होगा? 1 लाख की सैलरी अगर है तो कितनी इनकम हो जाएगी? 11 लाख। ये बंदा था मिस्टर ए। ठीक है, अब यही बंदा, इसने कंपनी ज्वाइन की थी एबीसी कंपनी। ये बंदा इस कंपनी में अगला साल और काम करता है, 1 जुलाई 22 से लेके 30/6/23 तक। ठीक है, इसकी सैलरी वही है 1 लाख। इस साल में कितनी सैलरी टैक्स होंगी? कितनी होंगी? जैसे पिछले साल की जो जून की होगी वो इस साल के जुलाई में मिली होगी। ठीक है, तो इस साल की 11 मिलेंगी और पिछले साल की 1 मिलेगी, तो टोटल कितनी हो गई? 12। इस साल में कितनी टैक्स हो जाएगी? 1 लाख इंटू 12, 12 लाख। सही है, रिसीट बेसिस पर टैक्स होगी जी। यहां पर उसको सैलरी मिली इस साल में 11 महीने की। क्लियर है? ये क्लियर है? अब जब अगला साल आया 1 जुलाई 22 से 30 जून 23, ठीक है, तो इसको जुलाई की 2 तारीख को सैलरी मिली होगी, जून की मिलेगी ना, पिछले साल की जो उसने काम किया था। कितनी मिल जाएगी? 1 लाख। ठीक है,
और इस साल का जुलाई ऑनवर्ड्स अगले जून तक कब कब सैलरी मिलेगी, उसको पहली सैलरी कब मिलेगी, जुलाई की सैलरी मिलेगी अगस्त में, अगस्त की सैलरी मिलेगी सितंबर में, ये एक हो गया, ये दो हो गया, सितंबर की मिलेगी अक्टूबर में, ये तीन हो गया, अक्टूबर की मिलेगी नवंबर में, चार, दिसंबर, नवंबर की मिलेगी दिसंबर में, पांच सैलरी हो गई, दिसंबर की मिलेगी जनवरी में, छह सैलरियां हो गई, ठीक है, जनवरी की मिलेगी फेब में, सात सैलरियां हो गई, क्लियर है, फेब की मिलेगी मार्च में, आठ हो गई, मार्च की मिलेगी अप्रैल में, नौ हो गई, अप्रैल की मिलेगी मई में, 10 हो गई, मई की मिलेगी जून में, 11 हो गई, जून की फिर अगले साल चली जाएगी, ठीक है, तो 11 सैलरियां हो गई इस साल की, प्लस एक पिछले साल की मिली, तो टोटल कितनी हो गई 12। सही है, क्लियर है। अगर आपको इस तरह से कंप्यूटेशन में मसला हो तो आप पूरे मंथ वाइज कंप्यूट कर ले तो आपको सामने मिल जाएगा क्या है, क्लियर है ये, सही है। तो ये सैलरी जो टैक्स होगी वो होगी रिसीट बेसिस पर। Salary of June 2020 if received on July 2, 2020 will be taxed in next tax year, जैसा कभी हमने डिस्कस किया। Likewise, bonus for the year July 2090 for June 2020 if received on August 2022, 2020 will be taxed in next tax year। ठीक है, इसी तरह बोनस भी अगर मिलता है और बाद में मिलता है साल खत्म होने के बाद, तो जब मिलेगा तब टैक्स होगा। आप ये नहीं कहेंगे कि इस साल का तो मैंने काम कर लिया है, मेरा बोनस का राइट बन गया है, तो मैं बोनस अपनी सैलरी में रिकॉर्ड कर लूं, जब मिलेगा तब टैक्स होगा। क्लियर है, क्लियर है सबको। अब हैंडआउट के सबसे लास्ट पेज पर आ जाएं, जो जूम पर जिनको दिया है उनको दूसरा हैंडआउट खोलना पड़ेगा, उनका जो दूसरा हैंडआउट है एक पेज वाला ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। यहां पर आपको टैक्स रेट्स दिए हुए हैं, सबको मिल गए, जूम वालों को भी मिल गए, यस सर। मिल गए ना। यस सर। यहाँ पे आपको सर, टैक्स सर, रेट दिए हुए मिले नहीं है वैसे मुझे। एक है कैटेगरी 1, एक है कैटेगरी 2। पहले हम कैटेगरी 2 पे आते सर हैं। मिले नहीं है बिल्कुल ही सर, आवाज करो जोर से। मिले नहीं है सर। ठीक। सर वे क्या कह रहे हैं, तो कह रहे थे सर मुझे नहीं मिले अभी तक, मुझे नहीं मिले हैंडआउट सर। ग्रुप पर शेयर किए हैं सर हसन ने, आप ग्रुप पर नहीं है। ओ ग्रुप में, अच्छा ठीक है, मैं ग्रुप में जाके देख लेता हूँ। ग्रुप पर नहीं है, आप हैंडआउट निकाल लें। अच्छा ये सर सैलरी पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा, पार्ट 1 पे या इनकम टैक्स रेट्स पे। सर को आवाज जा रही है? सर बिल्कुल इनकम आवाज। टैक्स, सर इनकम टैक्स रेट पे मुझे क्लिक करना है। ठीक है ठीक है, सही है। मिल गया सबको हैंडआउट, मिल गया सबको हैंडआउट। सर मिल गया लगता है। यहाँ पे कैटेगरी 2 लिखी हुई है, एक है कैटेगरी 1, एक है कैटेगरी 2, दोनों में अलग अलग टैक्स रेट दिए हुए हैं। टैक्स रेट हम देख रहे हैं कैसे टैक्स रेट लगेंगे सैलरी पर। दो तरह की कैटेगरीज आपको नजर आ रही है, एक है कैटेगरी 1, एक है कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 पर लिखा है फॉर इंडिविजुअल नॉन सैलरीड केस। कैटेगरी 1 कौन सी है,
नॉन सैलरीड केस। कैटेगरी 2 कौन सी है? सैलरीड केस। ठीक है, एक है कैटेगरी 1, एक है कैटेगरी 2। फॉर इंडिविजुअल नॉन सैलरीड केस, दैट इज वेयर टैक्सेबल सैलरी इज नील और अप टू 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम। दो लोगों पर ये अप्लाई होगी कैटेगरी। एक है एओपी यानी कि पार्टनरशिप, और नॉन सैलरीड केस। भाई नॉन सैलरीड केस क्या होगा? जिसकी या तो सैलरी इनकम नहीं है, या अगर है तो पूरी इनकम के 75% से कम है। ठीक है, और अप टू 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड फॉर एओपी। ये वाले टैक्स रेट लगेंगे नॉन सैलरीड केस पे और पार्टनरशिप पे। ये वाले टैक्स रेट लगेंगे सैलरीड केस पर। सैलरीड केस कौन है? कैटेगरी 2 में लिखा है फॉर इंडिविजुअल सैलरीड केस, दैट इज वेयर टैक्सेबल सैलरी एक्सीड्स 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर एक बंदा सैलरी कमा रहा है तो हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सैलरी कमा रहा हो। जब सिर्फ और सिर्फ सैलरी कमाएगा तो उसकी सैलरी पर इनकम, टोटल इनकम का कितना परसेंटेज होगी? कितना परसेंट होगी? सिर्फ सैलरी कमा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, तो उसकी इनकम का, सैलरी इनकम का, टोटल इनकम का परसेंटेज कितना होगा? उसकी सैलरी इनकम है अगर महीने की या साल की 12 लाख, 100 उसकी सैलरी इनकम है ना, ये सैलरी इनकम है। उसकी टोटल इनकम कितनी है? 12 लाख। तो सैलरी इनकम टोटल इनकम का कितना परसेंटेज है? ये डिवाइडेड बाई ये, तो क्या आ गया? 100%। इसका मतलब इसकी 100% इनकम सैलरी इनकम है। ठीक है, इस पे कौन सा स्लैब रेट लगेगा, टैक्स रेट लगेगा? कैटेगरी 2 वाला। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी सैलरी इनकम भी होगी और कोई और इनकम भी होगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी होगी, कहीं ना कहीं कमा भी रहे होंगे और दूसरा कुछ काम भी कर रहे होंगे। क्लियर है? तो उनके लिए हमें देखना होगा, उनके लिए कैसे स्लैब रेट हम डिटरमिन करेंगे कि कौन सा लगेगा, वो कैसे देखेंगे हम। कैटेगरी 1 किसको नहीं समझ आया? हाँ, कैटेगरी 1 अभी हम क्लियर कर रहे हैं, इसको अभी हमने पूरा नहीं पढ़ा, इसको पूरा समझेंगे, फिर आप आखिर में बताइएगा समझने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद कि समझ आया या नहीं। ठीक है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में तो हमने पढ़ा कि जिसकी सिर्फ सैलरी इनकम है या 75% से ज्यादा सैलरी इनकम है, वो कैटेगरी 2 में आएगा। ठीक है, अब कैटेगरी 1 में क्या है? जिसकी या तो सैलरी इनकम नहीं है या 75% ऑफ टोटल इनकम तक उसकी सैलरी इनकम है। उस पर आते हैं कैसे। एक बंदा है जिसकी सैलरी साल की है 12 लाख। ठीक है, और वो बंदा कोई और काम भी करता है, जूते बना के बेचता है, कहीं पढ़ाता है, कोई और काम करता है। ठीक है, उसकी बिजनेस इनकम भी है या अदर सोर्स भी है। ठीक है, वो इनकम है, बिजनेस इनकम उसकी है 8 लाख। अब इसकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 20 लाख। अब हमें देखना होगा कि इस बंदे पर सैलरी वाला टैक्स लगेगा या अदर देन सैलरी वाला लगेगा। तो लॉ हमें क्या बताता है कि आपको देखना है कि इसकी पूरी इनकम में सैलरी का परसेंटेज कितना है। भैया जितना कमा रहा है सब मिलाकर, उसमें सैलरी की वेटेज कितनी है? भैया कैसे निकलेगी? टोटल है 20 लाख, सैलरी है 12 लाख, तो आप क्या करेंगे? 12 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, तो कितना आ गया? 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60% आ गया। सैलरी इनकम की वेटेज टोटल इनकम में कितनी है? 60%। लॉ क्या कहता है कि अगर उसकी सैलरी इनकम नहीं है या 75% से कम है तो वो नॉन सैलरीड केस है। ये वाला कौन सा केस है? नॉन सैलरीड केस। इसकी सैलरी यहाँ पे अगर आप एब्सोल्यूट फिगर्स में देखेंगे तो दूसरी इनकम से ज्यादा है, लेकिन टोटल इनकम में उस सैलरी की वेटेज कितनी है? 75% से कम है। जब कम होगी तो ये नॉन सैलरीड केस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब अगर इसकी सैलरी इनकम हो गई 8 लाख और अदर बिजनेस इनकम हो गई 12 लाख, अब सैलरी का कितना परसेंटेज है? 40%। अब भी ये नॉन सैलरीड केस है।
इस पर कौन सी कैटेगरी लगेगी? कैटेगरी 1। क्लियर है? किसको समझ नहीं आया? क्लियर है ये? किसको समझ नहीं आया? आ गया समझ? अगर उसकी सैलरी इनकम है 25 लाख, बिजनेस इनकम, उसकी बिजनेस इनकम है 8 लाख और सैलरी इनकम है 25 लाख, अब टोटल इनकम कितनी हो गई? 32 लाख। अब सैलरी का परसेंटेज कितना है? कितना पर 33? 33 टोटल हो गया। सैलरी का परसेंटेज कितना है? कंप्यूट करें। 25 लाख डिवाइडेड बाय 33 लैक्स, 3.3 मिलियन। कितना परसेंटेज आया सैलरी का? 75%। यहां पे क्या लिखा है? नॉन सैलरीड केस वेयर टैक्सेबल सैलरी इज नील और अप टू 75%। अप टू 75% का मतलब है ये कौन सा केस हुआ? ये भी नॉन सैलरीड हुआ, इसलिए कि 75% तक नॉन सैलरीड है। 75% को क्रॉस करेगा तो सैलरीड हो जाएगा। अगर 75 को क्रॉस करेगा तो क्या होगा? सैलरीड केस हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसकी सैलरी इनकम है 3 मिलियन और बिजनेस इनकम है 8 लाख तो ये टोटल कितना हो गया? 3.8 मिलियन। ठीक है, अब यहां पे आप परसेंटेज निकालें। 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 3.8 मिलियन, 79%। अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया सैलरीड केस। अब इस पर कौन सा टैक्स रेट लगेगा? सैलरीड केस वाला। क्लियर है सबको? क्लियर है ये? इसका मतलब ये है कि स्लैब रेट जो टैक्स वाला है वो सैलरीड केस वाला लगेगा या नॉन सैलरीड केस वाला। एक बंदा जो सैलरी इनकम कमाता है, लॉ कहता है, टैक्स लॉ, कि हमारे मुताबिक ये सैलरीड क्लास जब होगा, हमारे मुताबिक ये एम्प्लॉय क्लास जब होगा जब इसकी टोटल इनकम में सैलरी की वेटेज 75% से ज्यादा हो जाए। सही है? जब इसकी टोटल इनकम में सैलरी की परसेंटेज 75% से ज्यादा होगी तब इनकम टैक्स लॉ कहेगा, मानेगा उसको कि ये सैलरीड क्लास है, ये बंदा सैलरी कमाता है। वरना कहेंगे आप पे ज्यादा वाला रेट लगेगा, आप पे दूसरा रेट लगेगा जो कि ज्यादा टैक्स कंप्यूट करेगा। 75% को क्रॉस कर गया तो फिर सैलरीड पे आ जाएगा। 75.01 है तब भी सैलरीड केस। अप टू 75 जो है वो नॉन सैलरीड है। 75 को थोड़ा भी क्रॉस किया तब वो सैलरीड हो जाएगा। 75.7 था तो फिर वो भी सैलरीड था। अगर 75.7 था, तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप लोगों ने कंप्यूट किया था, अगर 75.7 था तो वो भी सैलरीड केस है। 75 एग्जैक्ट आपको देखना है। 75.01 भी हुआ तो वो सैलरीड हो जाएगा। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में 75.7 था, अभी मुझे बताया गया, जो कि यहाँ पर हमने 75 लिख दिया था। ठीक है, इसलिए मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आप लोग अगर कंप्यूट करें तो पूरी एग्जैक्ट फिगर बताएं। ठीक है, तो अगर 75 को थोड़ा भी क्रॉस करेगा 0.01, 0.02 या 0.001 तो लॉ के मुताबिक वो 75% वाले थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएगा। जब क्रॉस कर जाएगा तो सैलरीड केस हो जाएगा। क्लियर? स्लैब रेट क्या होता है उसको अभी डिस्कस करते हैं। वही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, स्लैब रेट। यहां तक क्लियर है? उसकी तो 100% सैलरी होगी ना, 75% से ज्यादा हो गई। अगर सिर्फ सैलरी कमा रहा है तो 75% वाला थ्रेशोल्ड तो मीट कर गया ना। बातें नहीं क्लियर है यहां तक? महीने के कितने कमा रहा है? 10,000, 10 लाख, 10,000, 10,000। ठीक है, वो भी सैलरीड क्लास में आ जाएगा, लेकिन उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा वो हम देखते हैं। इसलिए स्लैब रेट दिए हुए हैं कि अगर नॉन सैलरीड केस है तो कैटेगरी 1 वाला टैक्स लगेगा, सैलरीड केस है तो कैटेगरी 2 वाला लगेगा। ठीक है, अब इन स्लैब रेट को हम समझते हैं कि इसमें टैक्स कंप्यूट होता कैसे है। ठीक है,
कैटेगरी 2 पे आ जाए, फॉर इंडिविजुअल सैलरीड क्लास। जी ले लो, सही है, ले लो। कैटेगरी 2 को समझते हैं हम कि उसमें टैक्स कैसे कंप्यूट होगा। कैटेगरी 2 को समझते हैं, तो बातें नहीं करें, यहाँ पे ध्यान रखें। अप टू 600,000 0%। यानी अगर किसी की साल की 6 लाख रुपए सैलरी है तो उस पर 0% टैक्स लगेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। 0% के मुताबिक 0 टैक्स है, ठीक है, साल की 6 लाख। ठीक है, फिर दूसरा स्लैब आया इनकम टैक्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। क्या होता है प्रोग्रेसिव? जितनी इनकम बढ़ती जाती है उसके मुताबिक टैक्स भी बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि सब पे 10%, सब पे 5%, सब पे 30%। इनकम बढ़ती रहेगी, बढ़ी हुई इनकम पर ज्यादा टैक्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 6 लाख तक है 0%। फिर है दूसरा स्लैब 6 लाख 1 रुपए से लेकर 12 लाख। 12 लाख 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। इसको थोड़ा सा फर्दर क्लियर करने के लिए आप यहाँ पे नोट करें 0 + 5% of the amount exceeding 600,000। अब ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 रिप्रेजेंट कर रहा है 6 लाख तक का टैक्स। ये स्लैब शुरू हो रहा है 6 लाख 1 रुपए से लेके 12 लाख। ठीक है, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस स्लैब से पहले क्या टैक्स था, 6 लाख तक का क्या टैक्स था वो फिक्स हो गया, उसके ऊपर जो है वेरिएबल आ गया। पिछले वाले स्लैब के हाईएस्ट अमाउंट को फिक्स कर दिया और अगले स्लैब पर वेरिएबल अमाउंट लगा दिया। 0 का मतलब क्या है कि ये स्लैब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 लाख 1 रुपए से लेके 12 लाख। ठीक है, 6 लाख 1 रुपए से लेके 12 लाख। तो इसका मतलब हम कैसे कंप्यूट करेंगे कि भाई 6 लाख तक तो टैक्स हमने कंप्यूट किया था 0। अब 6 से 12 के दरमियान जितनी भी इनकम होगी उस पर 5% लगेगा। ठीक है जी, 6 लाख से 12 लाख के दरमियान जितनी भी होगी, अगर 6 लाख की 12 लाख है तो इसका मतलब टैक्सेबल कितनी है, 6 लाख, उसमें 5। अगर किसी की इनकम है 12 लाख तो हम कैसे टैक्स कंप्यूट करेंगे? हम कहेंगे पहले 6 लाख पे 0 टैक्स, बाकी के 6 लाख अगले स्लैब में आए उस पे कितना, 5%। कितना हो गया, 30,000। सही है, क्लियर है? डायरेक्ट 12 पे 5%, अगर आप डायरेक्ट 12 पे 5 लगाएंगे तो शुरू वाला जो 6 लाख जिस पे टैक्स नहीं लग रहा था उस पे भी लग जाएगा। सही है, तो आप क्या करेंगे, आप स्लैब को फॉलो करेंगे। स्लैब कह रहा है 0 + 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। पहले 0 आ गया, फिक्स अमाउंट आ गया, फिर 5%। इसका मतलब अगर किसी की सैलरी है 8 लाख तो आप क्या करेंगे, 0 + 2 लाख इंटू 5%। इसका मतलब 0 + 10,000। सही है, क्लियर है? 6 लाख 1 रुपए पे क्यों नहीं लगा रहे? नहीं, आप एक मिनट, आपका सवाल क्लियर करें, क्या कह रहे हैं? नहीं, 6 लाख का 5 इस तरह नहीं निकाल रहे। देखें 12 लाख वाले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, अगर किसी की 12 लाख इनकम है तो वो देखेगा कि 6 लाख तक तो 0 टैक्स हो गया। ठीक है, अब 6 लाख 1 रुपए से लेके 12 लाख कितने हो गए, 6 लाख। इस 6 लाख पे कितने आ गए, 5%। ठीक है, पहले 0, फिर 6 लाख से जितना ऊपर है, लेकिन ये शुरू हो रहा है 6 लाख 1 रुपए से लेके 12 लाख तक। 6 लाख को पीछे कर दिया, अब आगे की बात की है, 6 लाख तक 0 हो गया, उसके आगे से 5%। सही है, इसी तरह अगर किसी की 8 लाख है तो अभी हमने डिस्कस किया उसका टैक्स बनेगा 10,000। सही है, क्लियर है? अगले स्लैब पर आते हैं, इसी तरह स्लैब चलता है।
स्लैब क्या कर रहा है, किस तरह से चल रहा है। हर स्लैब पर आप देखें एक अमाउंट फिक्स की हुई है, हर स्लैब पे एक फिक्स अमाउंट आ रही है, जैसे कि दूसरे वाले पे आ रही है 0, तीसरे पे आ रही है 30,000, फिर आ रही है 90,000, फिर आ रही है 195,000, फिर आ रही है 370,000, सबको नजर आ रही है। सही है, हर स्लैब पर एक अमाउंट फिक्स कर दी है। ये अमाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये अमाउंट रिप्रेजेंट कर रही है कि पीछे वाले स्लैब का मैक्सिमम टैक्स कितना है। पीछे वाले स्लैब का मैक्सिमम हमने फिक्स कर दिया, उसके बाद अगले स्लैब वेरिएबल रेट लगा दिया। सही, अगले स्लैब पर हमने ज्यादा रेट लगा दिया। ठीक है, हर स्लैब का स्टार्टिंग पॉइंट पिछले स्लैब का एंडिंग पॉइंट है, हर स्लैब का स्टार्टिंग पॉइंट पिछले स्लैब का एंडिंग पॉइंट है। तो जो स्लैब अभी हम देख रहे हैं, पहला स्लैब, दूसरा स्लैब, इसी तरह ये सारे स्लैब के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पिछले स्लैब के एंडिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस एंडिंग पॉइंट के बाद अगला स्लैब ज्यादा रेट से स्टार्ट होता है। ठीक है, यही है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की, जितना टैक्स इनकम बढ़ेगी उतना टैक्स बढ़ेगा। क्लियर है? कौन सी अमाउंट? ये फिक्स है, बिल्कुल लॉ में लिख दी गई है। ठीक है, आप पिछले स्लैब का अगर मैक्सिमम टैक्स कंप्यूट करें, जैसे कि अगर आप थर्ड स्लैब पर आ जाएं, बातें नहीं, थर्ड स्लैब पर आ जाएं जो कि स्टार्ट हो रहा है 12,01,000 से लेकर 18,00,000, ये स्टार्ट हो रहा है 30,000 से। ठीक है, 30,000 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला स्लैब स्टार्ट होता है 12,01,000 से, 30,000 बता रहा है कि 12 लाख तक क्या टैक्स होगा। सही है, तो आप पिछले वाले स्लैब में जाके 12 लाख पे कंप्यूट करेंगे तो 30,000 ही आएगा। सही है, ये स्लैब बता रहा है कि इस स्लैब में तो आपको 10% ऊपर टैक्स देना है, ठीक है, या 15% ऊपर देना है। जो पिछला हम छोड़कर आए हैं उस पर क्या टैक्स लगेगा, ये फिक्स अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? आपको क्लियर है? किसको नहीं है क्लियर? नहीं है? क्या नहीं है? क्लियर है? क्लियर नहीं है? तो क्लियर नहीं है तो सवाल पूछे ना, जिसको क्लियर नहीं हो वो खुद सवाल पूछे। सही है, सवाल पूछने में मसला नहीं है, जब तक क्लियर नहीं हो आप सवाल पूछें। इसलिए कि आप लोग अभी पहली पहली बार टैक्स पढ़ रहे हैं तो हर चीज डायरेक्टली समझ नहीं आएगी, सवाल पूछेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, तो सवाल अगर कोई चीज समझ ना आए तो किसी और को बताने से अच्छा है कि यहाँ पे डायरेक्टली सवाल पूछे। यहाँ पे देखिए तीसरा स्लैब, थर्ड स्लैब पर हमारे आपके क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर करने के लिए हम थर्ड स्लैब पर आ रहे हैं। थर्ड स्लैब स्टार्ट कहां से हो रहा है? 12,01,000, खत्म कहां हो रहा है? 18,00,000। इसमें लिखा हुआ क्या है? 30,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12,00,000, यही लिखा है। कैसे कंप्यूट हो रहा है? 30,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12,00,000। ठीक है, 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12,00,000 का मतलब क्या है कि 12,00,000 को जितना अमाउंट सैलरी इनकम क्रॉस करेगी, 12,00,000 से जितनी सैलरी ज्यादा होगी उस पर टैक्स लगेगा 10%। ठीक है, ये क्लियर है? अब 12,00,000 पे कितना लगेगा? 30,000। ये स्लैब बता रहा है कि 12,00,000 से ऊपर ये स्लैब स्टार्ट हो रहा है 12,01,000 से 18,00,000। ठीक है, इसका मतलब 12 से ज्यादा और 18 तक। ये स्लैब बता रहा है कि 12 से 18 के दरमियान जितना भी अमाउंट है उस पर लगेगा 10%। तो फिर हम सोचेंगे कि 12 तक के अमाउंट पे कितना लगेगा, वो लगेगा 30,000। फिक्स कर दिया लॉ ने कि 12 तक 30 लगेगा, 12 से ऊपर लगेगा 10%। अब ये 30,000 कैसे आया, ये क्लियर है? नहीं है? ये 30,000 कैसे आया? 30,000 बता रहा है कि 12,00,000 तक की इनकम पर टैक्स कैसे बना, 30,000 कैसे बना। आप देखें पहले स्लैब में आ रहा है 6,00,000 तक कितना है, 6,00,000 तक 0 है। उसका अगला स्लैब क्या कह रहा है? 6,01,000 से 12,00,000। ठीक है, 6,01,000 से 12,00,000। क्या कह रहा है? 0 प्लस 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6,00,000। इसका मतलब अगर किसी की 12,00,000 इनकम है तो उसके 12,00,000 में से पहले 6,00,000 पे 0 टैक्स होगा,
ठीक है, अगले 6 लाख पे 5% होगा, कितना हो गया 30,000। इसका मतलब अगर 12 लाख इनकम है तो स्लैब 2 के हिसाब से उसका टैक्स कितना बनेगा 30,000। वही स्लैब 2 पर जो 30,000 बन रहा था वो अगले स्लैब का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। क्लियर है? उसके बाद फिर जो इनकम आई उस पर हमने फर्दर ज्यादा टैक्स लगा दिया। क्लियर है? किसको क्लियर नहीं है? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर क्लियर नहीं है तो आगे मसला होगा तो सवाल पूछ ले, अगर नहीं समझ आया तो। आगे समझ? फिर कंप्यूट करें, अगर किसी की 3.7 मिलियन अगर किसी की इनकम है उस पर कितना टैक्स लगेगा? 18 लाख तक का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब उस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे बाकी सारी चीजें चल रही हैं। सही है? कंप्यूट करके बताएं। आप देखेंगे कि ये 37 लाख कौन से स्लैब में फॉल कर रहे हैं? स्लैब 10। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपका सवाल होना चाहिए था कि ये 37 लाख सैलरीड इनकम है या अदर देन सैलरी इनकम है। ठीक है, तो सैलरी इनकम होगी तब कैटेगरी 2 के हिसाब से कंप्यूट करेंगे, सैलरी इनकम नहीं होगी तो कैटेगरी 1 में चले जाएंगे। हम अज्यूम करते हैं ये सैलरी इनकम है। अब आप कंप्यूट करें, जैसे आएगा आप देखेंगे ये स्लैब 6 में फॉल कर रहा है। स्लैब 6 क्या कह रहा है? 3,70,000। ये हो गया फिक्स। इसका मतलब ये फिक्स टैक्स 3,70,000 क्या बता रहा है कि 35 लाख तक का टैक्स कितना है? क्लियर है? 35 लाख तक का टैक्स कितना है, इसलिए कि इस स्लैब में हम बात कर रहे हैं 35 लाख 1 रुपए ऑनवर्ड्स। 35 लाख को हमने पीछे कर दिया, उस पर टैक्स आ गया 3,70,000। फिर क्या कह रहा है ये स्लैब? 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 35 लाख, 20% ऑफ 2 लाख, कितना आ गया? 4,10,000। सही है? याद नहीं करने रेट, रेट आपको एग्जाम में दिए दिए हुए होंगे जी। शुरू से आप क्यों आएंगे जब आपको एग्जाम में टेबल दिया हुआ होगा? तो ये टेबल आपको याद नहीं करना, टैक्स रेट दिए हुए होंगे। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया स्लैब रेट कैसे काम करता है? जूम पर समझ आ गया सबको? अगर इनकम है 37 लाख, ठीक है, तो हम स्लैब रेट में जाएंगे और देखेंगे 37 लाख कहां फॉल करता है, कहां करता है आप बताएं? 6 पे कर रहा है। 6 स्लैब क्या कह रहा है? 3,70,000। ठीक है, प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 35 लाख। अगर आपकी 37 लाख इनकम है तो 35% को कितना एक्सीड किया? 2 लाख। अगर आपकी 37 लाख इनकम है तो 35 लाख से कितना ऊपर है? ये 2 लाख। 2 लाख का 10%, 20%, 4,10,000। क्लियर है? जूम पर क्लियर है सबको? यस सर। जी यस सर। आ जाए सैलरी पर दोबारा। क्लियर है? आपकी आज कोई क्लास हुई थी और हुई है ना क्लास? However, salary may be taxed on accrual basis in the case of an employee of a private company
if the commissioner is of the view that the payment of salary was deferred, point number B मिल गया, नहीं मिला? सैलरी सैलरी पे आ जाए, यही सैलरी, इसमें पॉइंट नंबर बी, ठीक है. However, salary may be taxed on accrual basis in the case of an employee of a private company if the commissioner is of the view that the payment of salary was deferred. सैलरी मेन प्रिंसिपल क्या है? टैक्स होगी रिसीड बेसिस पर, कैश बेसिस पर, जब मिलेगी तब टैक्स होगी. लेकिन कमिश्नर के पास पावर है कि कुछ केसेस में, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज के केसेस में सैलरी को टैक्स करवा सकता है अक्रूवल बेसिस पर, अगर उसको लगे कि सैलरी को डेफर किया था, डिले किया था, ताकि टैक्स कम हो सके. ऐसा कब होता है? हर साल बजट कब अनाउंस होता है? जून में होता है, जून की 1-2 तारीख को या मई के आखिरी दिनों में होता है, ठीक है. इंप्लीमेंट कब से होता है? 1 जुलाई से. सही. अज्यूम करते हैं बजट अनाउंस हुआ 10/6/2022 को, ठीक है, और इंप्लीमेंट कब से होगा? 1/7/2022 को, ठीक है. एक बंदा है जिसकी सैलरी इनकम है 4 लाख और इसको सैलरी मिल जाती है हर महीने की आखिरी तारीख को, इसका मतलब साल की 12 मिल जाती है. सही है. इस बंदे को हर साल 30 जून को 3 बोनस मिलते हैं. 3 बोनस का मतलब क्या? नंबर सैलरी मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है. हर साल इसको 12 लाख बोनस मिल जाता है. यही होता है, ठीक है. क्लियर है यहां तक? अब जब इसको हर महीने सैलरी मिल रही है, हर महीने इसको 30 तारीख को, 31 तारीख को सैलरी मिलती जा रही है. जब बजट आया 10/6/2022 को, और बजट में अनाउंस हुआ कि महंगाई बढ़ गई है बहुत ज्यादा, अब अगले साल से जुलाई से सैलरी पर टैक्स लगेगा, जितनी भी सैलरी इनकम होगी सिर्फ 3%. अगर बजट में अनाउंस हो जाता है, 10 तारीख को बजट आता है और उसमें अनाउंस हो जाता है कि महंगाई बढ़ गई है, सैलरी तबका जो है वो परेशान हो चुका है, उनको हम रिलीफ दे रहे हैं, अक्रॉस द बोर्ड सबका टैक्स रेट हमने कम कर दिया, सिर्फ 3% टैक्स देना है, स्लैब व्लैब सब खत्म. सही है. क्लियर है. अगर ये बंदा नॉर्मल तरीके से सैलरी पर टैक्स देता तो इसकी कितनी सैलरी होती? 4 लाख इंटू 12, ठीक है, 4.8 मिलियन, और 4 लाख इंटू 3, 12 लाख, 60 लाख, ठीक है. इसी तरह दूसरा साल भी आ जाता है, ये था ईयर 1, और इसी तरह ईयर 2 हो जाता. ईयर 2 में भी इसको हर महीने के आखिर में सैलरी मिलती 4 लाख, और उसी साल के 3 बोनस भी मिल जाते. ईयर 2 में कितना हो जाता? वही 4.8 मिलियन और 12 लाख, टोटल कितना? 60 लाख. सही है. ईयर 1 का टैक्स निकालें, ईयर 1 का टैक्स निकालें, पहले स्लैब रेट है आपके पास, ईयर 1 का टैक्स निकालें. कितनी इनकम है? 60 लाख. 60 लाख कहाँ फॉल कर रहा है? स्लैब नंबर 7. स्लैब नंबर 7 में क्या लिखा है? 6,70,000 प्लस 22.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन, 6,70,000 प्लस 5 मिलियन से जितना ऊपर है उस पर कितना? 22.5%. 5 मिलियन से कितनी ऊपर है इनकम? 1 मिलियन. 1 मिलियन का 22.5% कितना हुआ? 2,25,000. इसका टोटल टैक्स कितना हो गया? कितना? 895 हो गया. क्लियर है? क्लियर है? बस क्या करोगे? क्लियर नहीं होगा, अब नहीं करना.
क्लियर है? बोलो बोलो। हाँ, क्या चीज? 12 मंथ कैसे? इसलिए कि अभी हमने डिस्कस यही किया कि इसको सैलरी महीने के आखिर तारीख को मिल जाती है। ठीक है, हमने अभी यही एज्यूम किया। ठीक है, क्लियर है? ये आपको क्लियर है? सही है। अब कैटेगरी 2 का टैक्स कंप्यूट करें। कैटेगरी 2 फॉल कर रहा है अगले साल में, ईयर 2 फॉल कर रहा है अगले साल, जब टैक्स रेट क्या हो गया है 3%। 60 लाख का 3% कितना हुआ? कितना हुआ? 1,80,000। इन 2 सालों का टैक्स कितना बन गया? इन 2 सालों का टैक्स कितना बन गया? 1075,000। क्लियर है ये? हाँ, अक्रूवल बेसिस का मतलब ये है कि जब आपने काम कर लिया, चाहे आपको पैसे मिले या ना मिले, आप उसको इनकम रिकॉर्ड करें और टैक्स दे दें। सही है? सैलरी टैक्स होती है रिसीट बेसिस पर, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि कमिश्नर टैक्स करवा सकता है अक्रूवल पर अगर उस बंदे ने सैलरी को डेफर किया हो फॉर सर्टेन टैक्स बेनिफिट्स। डेफर कैसे करेगा अभी हम देखते हैं। यहाँ पे ये था नॉर्मल केस, ईमानदार बंदा, आम सा बंदा जिसको टैक्स का कुछ नहीं पता, सैलरी मिलती है, टैक्स कट जाता है, खत्म। ये बंदा था। ठीक है, अगर ये बंदा ऐसा ना होता जैसा हम सोच रहे हैं और 2 नंबरी होता, तो ये क्या करता? ये इसको सैलरी मिलती है हर महीने के आखिर तारीख को। 10 जून को बजट आ गया, अब ये अपनी कंपनी को कहेगा कि आज है 10 जून। ठीक है, इसका मतलब कितने महीने की सैलरी आप कंपनी मुझे दे चुकी है? 11 महीनों की। 4 लाख इंटू 11 की सैलरी मिल गई है। कितनी मिल गई है? 4.4 मिलियन। ये मिल गई है ना? तो ये अब ये कंपनी को कहेगा कि पास्ट परफॉर्मेंस की बेसिस पे, पास्ट हिस्ट्री की बेसिस पे आपने मुझे जून की सैलरी कब देनी है? 30 जून को। और मुझे 3 बोनस कब देने हैं? 30 जून को। ये कंपनी को कहेगा कि आप मुझे ये पे करो जुलाई 1, 2022 को, ताकि ये अगले साल में चले जाएं। भाई रिसीट बेसिस पर चले जाएंगे अगले साल में, इसलिए कि मुझे मिल रहे हैं अगले साल में। सही है ना? कंपनी को कहेगा बजट अनाउंस हो गया है, अगर मैंने आज सैलरी ले ली तो मुझे तो बहुत बड़ा टैक्स लग जाएगा इस पर। आप मेरी सैलरी, मेरा बोनस मुझे 1 दिन बाद दे दो। सही है? अब कंपनी ने इसकी बात मान ली, तो इसका मतलब इस साल में इसको कितनी सैलरियां मिली? 11। 11 के हिसाब से 4.4 मिलियन ईयर 1 में कितना टैक्स बना? 4.4 मिलियन पर स्लैब रेट पर आ जाए। 3,70,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 35 लाख, कितना हो गया? 3,70,000 प्लस 5 लाख का 20%, कितना हो गया? 4.4 मिलियन है, सॉरी 9 लाख का। 9 लाख का कितना परसेंट? 20%, 1,80,000। टोटल कितना हो गया? 5.5 लाख। यहां पर इसने कितना टैक्स दिया? 5.5 लाख। ठीक है, अब अगला साल आया, 1 मिनट, अब अगला साल आ गया। अगले साल में उसको कितनी सैलरियां मिलेंगी? अगले साल में कितने महीने हैं? कितने महीने टोटल? अगले साल के 12 महीने, 4 लाख इंटू 12, 4.8 मिलियन, यही होंगे। ठीक है, प्लस
अगले साल का बोनस 4 लाख इंटू 3 कितना हो गया 12 लाख, प्लस पिछले साल की एक सैलरी छोड़ी थी 4 लाख इंटू 1 जो कि इस साल मिली, वो भी इधर आ गई। ठीक है, प्लस पिछले साल का बोनस, ये तो इस साल का बोनस है ना, पिछले साल का जो बोनस डेफर किया था टोटल कितना हो गया 7.6 मिलियन। इस पर 3% कितना लगा, कितना बना 3%, कितना बना 2,20,000, 2,28,000। ठीक है, अब टोटल इसका टैक्स कितना बना 778,000। 5 लाख तो इस साल का था ना, इस साल बना 2,28,000। अगर ये ईमानदारी से देता टोटल टैक्स बनता इतना, इसने सैलरी को डेफर किया, टैक्स बन गया 778। सही है, अगर प्राइवेट कंपनी के केस में उसका एम्प्लॉय ऐसे करेगा, सिर्फ प्राइवेट कंपनी लिखा हुआ है, प्राइवेट के अलावा कोई करेगा तो नहीं कर सकता कमिश्नर। अगर बंदा प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय अगर ऐसा करेगा तो कमिश्नर उसको कहेगा कि आप ये टैक्स पे करो, आपने 2 नंबरी की है। सही है, प्राइवेट के अलावा अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय करता है तो कमिश्नर ऐसा नहीं कह सकता। लॉ अलाउ करता है कमिश्नर को कि सिर्फ और सिर्फ किसको कहे, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय को। पब्लिक लिमिटेड का एम्प्लॉय अगर ऐसा करेगा तो कमिश्नर उसको नोटिस इशू नहीं कर सकता, टैक्स डिपार्टमेंट उसको नोटिस इशू नहीं कर सकता। क्लियर है, समझ आया क्या, कौन सा वाला, ये इस साल में ईयर 2 में कितनी सैलरियां मिलेंगी 12, 4 लाख इंटू 12 4.8 मिलियन। सही है, इस साल इसको बोनस कितने मिलेंगे 3, 12 लाख हो गया। ठीक है, अब ये 2 चीजें वो हैं जो उसने पिछले साल की एक सैलरी 30 जून को नहीं ली, बोला मुझे जुलाई में देना, तो जुलाई में मिली तो वो भी इस साल में टैक्स हो गई रिसीट बेसिस पर। सही है, प्लस पिछले साल के 3 बोनस, वो भी उसने कहे मुझे 30 जून को नहीं चाहिए, अगले महीने देना, वो भी जुलाई में आ गए तो वो भी अगले महीने आके टैक्स हो गए, रिसीट बेसिस पर अगले महीने में फॉल कर गए। तो हम लॉ को अगर देखें तो रिसीट बेसिस के हिसाब से तो यही होना चाहिए टैक्स, लेकिन ये इसने प्लानिंग करके इसको कम किया। सही है, तो कमिश्नर के पास पावर है, कमिश्नर को कहेगा कि रिसीट बेसिस पर तो ठीक है टैक्स बनता है, लेकिन मेरे पास पावर है कि मैं आपसे अक्रूवल पे टैक्स लूं, उस हिसाब से टैक्स लूं जिस हिसाब से टैक्स बनता। अगर आपकी सैलरी आपको वक्त पर मिल जाती तो कमिश्नर को कहेगा आप इतना टैक्स दो। क्लियर है, 3% कहां से आया, 3% हमने डिस्कस किया अभी कि अगर हम अज्यूम करते हैं कि इस साल 10 जून को बजट आता है और बजट में कहा जाता है कि अगले साल से 1 जुलाई से सैलरी पर, हर सैलरी पर 3% टैक्स लगेगा, सारे स्लैब खत्म हो जाएंगे, ये 3% वहां से आया जी। डेफर टैक्स जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, वो इलीगल नहीं है। टैक्स को डेफर करना कुछ केसेस में इलीगल है, कुछ केसेस में लीगल है। कहाँ इलीगल है कहाँ लीगल है वो आपको जब पता चलेगा जब आप टैक्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सही है, लेकिन यहाँ पे इलीगल है एम्प्लॉय के केस में, अगर प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है तो। क्लियर है, किसको समझ नहीं आया, किसके सर के ऊपर से गुजर गया। हमने देखा कि अगर ये ईमानदारी से टैक्स देता है इन 2 सालों में तो इसका इतना टैक्स बनता, अगर ये अपनी सैलरी डेफर करके अगले साल में ले जाता तो इन 2 सालों का इतना बनता। तो कमिश्नर इसको कहेगा कि आप अगर नॉर्मल तरीके से टैक्स देते तो 2 सालों में आपको इतना देना था, जबकि आपने इतना दिया। तो कमिश्नर इसको कहेगा ये आपने शॉर्टफॉल जो किया है ये आप पे करो गवर्नमेंट। सही है, जो डिफरेंस होगा ये कमिश्नर इससे रिकवर करेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, किसको क्लियर नहीं है, नहीं है क्लियर है, इसको आप दोबारा से घर जाके रिवाइज करें।
नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे इसको साथ लेकर, तो और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। लेकिन कोशिश आपको ये करनी है कि क्लास में आने से पहले आप ये सब रिवाइज करके आए, लेकिन कॉन्सेप्ट बढ़ते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे, तो ये चीजें फिर आप भूल जाएंगे। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तो साथ साथ आप कैच नहीं कर सकेंगे ये चीजें। क्लियर है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास में रिकैप किस चीज का आपका सवाल होगा तो बिल्कुल आप पहले पढ़कर आए, फिर अगर रिकैप करना होगा तो बिल्कुल कर लेंगे।